नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। आरएसएस और बीजेपी के इन दिनों में जो रिश्ते खराब हो रखे हैं उसको लेकर के जो चर्चाएं हैं, जो तीन अहम बयान, पहले चुनावों के बीच में जेपी नड्डा का बयान आना कि अब बीजेपी अपने दम पर चलते हैं, उसको आरएसएस नहीं चलाता है। फिर चुनाव परिणाम के बाद संघ प्रमुख का सेवक शब्द का इस्तेमाल करते हुए निशाना साधना, जो कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री पर निशाना था। और उसके 2 दिन बाद में जो संघ के इंद्रेश जी है, उनका जयपुर के अंदर जो बयान आता है कि राम, जिन लोगों में अहंकार आ जाता है उनको सजा देता है और जिन लोगों में अहंकार आया उनको 241 पर रोक दिया। सवाल ये कि आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते किन वजहों से इन दिनों तनावपूर्ण हैं? क्या पहली बार ऐसा है जब आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों में तनाव आया है, या इससे पहले भी अगर आरएसएस और बीजेपी में जब जब दूरियां बढ़ी तब क्या हुआ, और ऐसी क्या स्थितियां आई थी कि एक बार आरएसएस ने कांग्रेस का साथ देना शुरू कर लिया था? इन तमाम चीजों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा राजनीतिक तौर पर आजादी के उस दौर में जाना पड़ेगा। एक किस्सा 1941 का, जब पहली बार सावरकर संघ प्रमुख से मिलते हैं और ये कहते हैं कि एक तरफ मुस्लिम लीग बहुत तेजी से अपनी अलग मांगों के साथ में अपनी ताकत को बढ़ा रही है, और ऐसे में पॉलिटिकली मुस्लिम लीग को काउंटर करने के लिए आरएसएस के पास जो एक सामाजिक संगठन है, जो ढांचा है, पूरी नेटवर्किंग है, इसका इस्तेमाल पॉलिटिकली करना चाहिए ताकि मुस्लिम लीग की ताकत को कंट्रोल किया जा सके। उस वक्त संघ प्रमुख ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि आरएसएस एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जब ऐसी स्थितियां थी तो ऐसा क्या हुआ कि 1951 में आरएसएस को इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स में आना पड़ा? दरअसल ये स्थितियां बनी महात्मा गांधी की हत्या के साथ। महात्मा गांधी की हत्या के समय आरएसएस पर, चाहे वो सही आरोप थे या पॉलिटिकल मोटिवेटेड आरोप थे, जो भी हो, आरएसएस पर भी इससे जुड़े होने के आरोप लगे। आरएसएस से ज्यादा सबूत हिंदू महासभा के खिलाफ थे, लेकिन बावजूद इसके, चूंकि हिंदू महासभा ने उस समय चुनावों में भाग लिया था, संसद के अंदर हिंदू महासभा के सदस्य थे, तो हिंदू महासभा पर कोई बैन नहीं लगा, उन पर कोई ऐसा कोई कार्रवाई सख्त नहीं हुई। यहीं से आरएसएस को यह महसूस हुआ कि हमें भी पॉलिटिकल पावर चाहिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, लेकिन पॉलिटिकल पावर चाहिए। और यही वजह थी कि 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय, संघ से ये तीन लोग आते हैं, जनसंघ, भारतीय जनसंघ नाम से पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। हालांकि संघ के अंदर उस समय भी ये चर्चा थी, एक धड़ा था जो ये चाहता था कि पॉलिटिकली हमें एक्टिवेट होना चाहिए, और एक धड़ा तब भी राजनीति के खिलाफ था, कहता था आरएसएस का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कहा जाता है कि दीनदयाल उपाध्याय से उस समय के एक संघ कार्यकर्ता ने पूछा भी था कि पावर करप्ट होता है और एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूट करप्ट होता है, तो फिर हमारे संघ के लोग जो राजनीति में जाएंगे वो भी करप्ट हो जाएंगे, तो जो हमारा जो समाज सुधार का जो उद्देश्य है वो कैसे कामयाब होगा? तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विश्वास दिलाते हुए कहा था कि हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, लेकिन उस पार्टी को खत्म करने की पावर भी हम अपने पास रखेंगे। जैसे ही हमें लगेगा कि ये पार्टी करप्ट हो रही है, इस पार्टी में सारे ऐसे लोग हैं जो करप्ट है, तो हम उस पार्टी को खत्म कर देंगे। और जनसंघ ने अगले कुछ समय के अंदर महासचिव नाम से, जो जनसंघ अपने आरएसएस से महासचिव भेजे जाते थे, जो बीजेपी और आरएसएस के बीच कोऑर्डिनेशन का काम भी करते थे और संगठन में काफी उनका दखल रहता था। और अगले कुछ समय में दीनदयाल उपाध्याय और मूली चंद्र शर्मा नाम से दो महासचिव भेजे, और इसमें से 1954 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निधन के बाद में मूली चंद्र शर्मा जो कि अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन मूली चंद्र शर्मा आरएसएस के बहुत ज्यादा दबाव में नहीं रहना चाहते हैं। हुआ यह था कि उस समय संगठन महासचिव नाम से पद क्रिएट कर लिया गया था, और संगठन महासचिव बनाए इसीलिए गए थे ताकि भारतीय जनसंघ पर आरएसएस अपना पूरा कंट्रोल रख सके। स्थितियां ठीक नहीं थी दोनों के बीच में। हालांकि आरएसएस मूली चंद्र शर्मा को भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष बनाए जाने के पक्ष में भी नहीं था, लेकिन टकराव न हो इसलिए उस समय फिलहाल इग्नोर करते हुए उनको अध्यक्ष बनाया। और बाद में जब मूलीचंद्र शर्मा ने यह कहा कि ये जो संगठन महासचिव का पद है इसको खत्म किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे पार्टी के भीतर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो आरएसएस ने पर्दे के पीछे से अपने जो महासचिव थे भारतीय जनसंघ के अंदर, उनके जरिए मूलीचंद्र शर्मा को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटवा दिया। उनकी जगह ऐसे साहनी को बनाया कार्यवाहक अध्यक्ष, और उसके बाद में 1955 में प्रेमनाथ डोगरा भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने थे। इससे आप समझिए कि शुरुआती दौर में भी आरएसएस ने कैसे भारतीय जनसंघ पर कंट्रोल रखना चाहा, भारतीय जनसंघ भी समय समय पर आरएसएस के कंट्रोल से बाहर आना चाहा।
ये जनसंघ का दौर चलता है, 1977 तक ये यात्रा चलती है। 1977 में आपातकाल के बाद के चुनाव होते हैं, भारतीय जनसंघ समेत तमाम पार्टियों ने मिलकर के जनता पार्टी बनाई। वो जनता पार्टी 1980 में फिर टूटती है और उसमें से जो जनसंघ से आए हुए लोग थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ये उस पार्टी के प्रमुख नेता थे। लेकिन यहां पर बीजेपी ने 3 ऐसे फैसले लिए जो आरएसएस को पसंद नहीं थे। बीजेपी ने जो अपनी स्थापना के साथ ही जो एजेंडा डिसाइड किया उसमें 3, पहला भारतीय जनसंघ आरएसएस के एकात्म मानववाद पर चलता था, लेकिन बीजेपी ने 1980 में एकात्म मानववाद की जगह गांधी के समाजवाद को अपनाया, आरएसएस के साथ समन्वय की बैठकें बंद कर दी और आरएसएस प्रचारकों की मदद लेनी बंद कर दी। ये 3 वो चीजें थी। इसके साथ साथ एक अटल बिहारी वाजपेयी की पृष्ठभूमि भी जिम्मेदार थी। दरअसल 1971 में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक लेख लिखा था। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 बातें कही थी। पहला तो ये कि क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी 1971 तक आते आते आरएसएस के बहुत ज्यादा जो रूढ़िवाद सिद्धांत थे उनके खिलाफ थे। उनका कहना था कि पॉलिटिक्स में अगर पावर गेन करना है तो थोड़ा बहुत सिद्धांतों से समझौता करना पड़ता है। बदलते दौर के साथ पॉलिटिकल एक्टिविटीज और पॉलिटिकल स्टाइल को भी बदलना पड़ता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 बातें कही थी। पहला तो यह कहा था कि या तो भारतीय जनसंघ अपने सिद्धांतों पर टिका रहे, वो कभी पावर में नहीं आ पाएगा, केवल एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करता रहे, या फिर उसको आरएसएस के ग्रिप से बाहर आकर के पावर में आने के लिए काम करने चाहिए। ये सारी चीजें उस समय होती है। विजया राजे सिंधिया ने हालांकि जब 1980 में बीजेपी बनी और जो 3 एजेंडे डिसाइड किए गए, एकात्म मानववाद की जगह गांधी का समाजवाद तय किया, आरएसएस के साथ समन्वय में बैठकें बंद कर दी और आरएसएस प्रचारकों की मदद लेनी बंद कर दी, तो विजया राजे सिंधिया ने उस समय इस बात का विरोध करते हुए कहा था कि अगर हम इसी स्टाइल को अपनाते हुए आगे चलेंगे तो फिर बीजेपी भी कांग्रेस की कॉपी हो जाएगी, कांग्रेस की फोटोकॉपी के अलावा वो कुछ नहीं बनेगी। और ये वो समय था जब आरएसएस को लगा कि बीजेपी जब हमारे हिसाब से नहीं चलती है तो बीजेपी को कंट्रोल करने के लिए आरएसएस ने क्या किया, कांग्रेस का 80 के दशक में शुरुआती टाइम में आरएसएस ने कांग्रेस को पर्दे के पीछे से सपोर्ट किया कई जगह पर बीजेपी को चुनाव हराने के लिए। और यहां तक कि तमिलनाडु में एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था हिंदू मुन्नानी। ये पार्टी बनाई और देश भर के अंदर विश्व हिंदू परिषद को एक्टिवेट किया ताकि बीजेपी से उनकी जो दूरियां बढ़ी है, बीजेपी को प्रेशर में लाने के लिए इस तरह की चीजें की जाए। हालांकि जब 1986 के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी जब कांग्रेस बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो फिर से परिस्थितियां बदलती है, आरएसएस के साथ समन्वय बैठकें शुरू होती है, एकात्म मानववाद का सिद्धांत फिर से अपनाया जाता है, जो आरएसएस के प्रचारकों की मदद लेनी होती है वो भी लेनी शुरू की। और यही वो 1986 का समय था जब नरेंद्र मोदी पहली बार आरएसएस छोड़ करके बीजेपी में आते हैं। समय आगे बढ़ता है, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है। अटल बिहारी वाजपेयी, चूंकि मैंने 1971 वाला किस्सा बताया अभी आपको, उस वजह से अटल बिहारी वाजपेयी को हमेशा से आरएसएस शंका की नजर से देखता था, आशंका की नजर से देखता था, बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता था। आरएसएस अटल बिहारी वाजपेयी की तुलना में लाल कृष्ण आडवाणी को बेहतर मानता था। उसको लगता था कि लाल कृष्ण आडवाणी हमारे सिद्धांतों को और अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और दूसरे नंबर अटल बिहारी वाजपेयी चूंकि गठबंधन सरकारें चला रहे थे तो उन्होंने राम मंदिर को अपने एजेंडे से बाहर किया था, 370 को अपने एजेंडे से बाहर किया था। ऐसे कोर जो आरएसएस के इश्यूज थे उनको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से बाहर कर रखा था। तो आरएसएस ने 1998 के दौर में भी अपनी ताकत दिखाई जब जसवंत सिंह जसोल को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री बनाया जाता है। तो यह भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार था जब संघ प्रमुख आधी रात को दखल देकर के वित्त मंत्री पद से जसवंत सिंह जसोल को हटाना चाहते हैं। उस समय केएस सुदर्शन थे संघ प्रमुख, उन्होंने दखल दिया। इसके पीछे एक किस्सा और बताया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आरएसएस पावर दिखाना चाहता था ऐसा नहीं था। कहा जाता है कि जब पहले 13 दिन की सरकार बनी थी, हालांकि ये थोड़ा सा मैं टॉपिक से हटकर आपको किस्सा बता रहा हूं, 13 दिन की जब सरकार बनी थी बीजेपी की और जसवंत सिंह जसोल वित्त मंत्री बने थे चित्तौड़ से, उस समय वो सांसद थे राजस्थान की चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से, तो उन्होंने एक बड़े कारोबारी जो आज भी देश के टॉप 2-3 कारोबारी है, जिनका मैं अभी डायरेक्ट नाम लेना ठीक नहीं समझता हूं, उनकी कुछ वित्तीय फाइलें खोली थी। हालांकि 13 दिन में वाजपेयी सरकार तो गिर गई, उसके बाद देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल का कार्यकाल चला, लेकिन जब वापस वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो वो जो कारोबारी था वो आशंका में था। और उन्होंने जब वापस चुनाव हुए थे तो ये पूरी ताकत लगाई कि चित्तौड़गढ़ सीट से जसवंत सिंह जसोल सांसदी का चुनाव जीतकर संसद नहीं पहुंचे, क्योंकि अगर पहुंचे तो फिर वित्त मंत्री बनेंगे और वो जो फाइलें 13 दिन की सरकार के समय खोली थी वो अब और आगे बढ़ेगी।
हालांकि उस कारोबारी के बारे में यह कहा जाता है, धनवान जो देश के पूंजीपतियों में से टॉप 3 में शामिल हैं, उन्होंने चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र में विपक्ष के जो कैंडिडेट थे, उदयलाल आंजना थे उस समय कांग्रेस के प्रत्याशी, उनको सपोर्ट भी किया और उदयलाल आंजना वहां से चुनाव जीते। लेकिन अटल जी का जसवंत सिंह जसोल पर अलग भरोसा था, उन्होंने बावजूद इसके उनको कैबिनेट में शामिल करने का फैसला लिया, राज्यसभा के रास्ते लाने की उनकी तैयारी थी, लेकिन संघ ने दखल दिया, जसवंत सिंह जसोल को वित्त मंत्री बनने से रोका और यशवंत सिन्हा को उस समय वित्त मंत्री बनाया था। इसके बाद में भी अटल जी के साथ में उनके अच्छे रिश्ते नहीं थे। साल 2000 के अंदर संघ प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो अटल बिहारी वाजपेयी के पर्सनल सेक्रेटरी थे ब्रजेश मिश्रा और एक थे एनके सिंह, उन पर विदेशी एजेंसियों के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हैं और संघ के लोग जसवंत सिंह जसोल को भी हमेशा अमेरिका का पिट्ठू कहते थे, क्योंकि ब्रजेश मिश्रा हो, जसवंत सिंह जसोल हो, ये जो ग्लोबलाइजेशन का दौर था उसमें रूसी जो पूरी जो समाजवाद वाली थ्योरी चल रही थी इकोनॉमी के अंदर, उसको छोड़ करके अमेरिका का जो आर्थिक रास्ता था, आर्थिक जो कामकाज का तरीका था, उसके रास्ते पर चलने को इसलिए सपोर्ट करते थे। जो आज हमारे अमेरिका के साथ रिश्ते हैं, ये जसवंत सिंह जसोल उस समय में मजबूत करना चाहते थे। इस बात का हमेशा संघ विरोध करता रहा है। तो इन ब्रजेश मिश्रा और एनके सिंह पर आरोप लगाए। फिर साल 2002 में बीजेपी पर प्रेशर बनाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पर लालकृष्ण आडवाणी को डिप्टी पीएम बनवाया, बनाने में कामयाब भी रहे थे। और जब बावजूद इसके जब पूरी तरह से वो बीजेपी पर ग्रिप नहीं बना पाया, तो जो संघ के जो दूसरे संगठन हैं, जिसमें विश्व हिंदू परिषद है, भारतीय मजदूर संघ है और स्वदेशी जागरण मंच, इन्होंने बेरोजगारी से लेकर मजदूरों से लेकर किसानों के मुद्दे पर देश भर में बीजेपी की सरकार होते हुए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के ही खिलाफ आंदोलन चलाए थे। और जब साल 2002 का 4 का समय आया, चुनाव, अटल बिहारी वाजपेयी की अच्छी छवि थी, देश भर में बीजेपी के पक्ष में माहौल था, शाइनिंग इंडिया, इंडिया शाइनिंग का नारा दिया हुआ था, जिसके इतनी आत्मविश्वास से भरी हुई थी पार्टी कि समय से भी पहले चुनाव करवा दिए थे अटल बिहारी वाजपेयी ने। उस समय नवंबर दिसंबर में चुनाव होने थे, लेकिन मई जून में चुनाव करवा दिए थे। लेकिन कहा जाता है कि आरएसएस के कार्यकर्ता घर बैठ गए, बीजेपी का सपोर्ट नहीं किया, बीजेपी और आरएसएस के बीच में तालमेल नहीं बैठा और बीजेपी चुनाव हार गई। चुनाव हारने के साथ ही वो जो एक लड़ाई का दौर था वो अपने आप ही खत्म हो गया, न हम जीते न तुम जीते। अब जब दोनों ही हार गए तो दोनों फिर साथ में मिलकर के आगे बढ़ने लगे। अब सवाल आता है कि वर्तमान समय में एक बार फिर से बीजेपी और या फिर कहें कि नरेंद्र मोदी और संघ के बीच में रिश्ते अच्छे क्यों नहीं है। नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के रिश्तों को लेकर मैंने एक पहले एपिसोड में बात की थी, 2014 का किस्सा बताया था, उसके बाद के किस्से बताए थे और वर्तमान समय के कई किस्से मैंने बताए हैं, जिसमें जिन्ना प्रकरण को लेकर के बताया था, मोहन भागवत का किस्सा एक पहले एपिसोड कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में कोशिश करेंगे कि उसका लिंक भी दे दे, आप जाकर के उसे देखिएगा। आज के समय में बीजेपी के साथ नाराजगी 2019 से आरएसएस की बढ़नी शुरू हो गई थी। तमाम वजह थी, बीजेपी मेजॉरिटी के साथ में आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वर्किंग स्टाइल है वो बहुत बिना प्रेशर के काम करने वाली स्टाइल है। किसको याद नहीं, जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनी और 1 साल का जब कार्यकाल पूरा किया था, तो जो विधानचल भवन है दिल्ली के अंदर, जो मध्य प्रदेश भवन है, उसमें संघ प्रमुख ने सारे मंत्रियों को फाइलों के साथ बुलाया था और 1 साल की रिपोर्ट मांगी थी। प्रधानमंत्री को भी उसमें जाना पड़ा था। प्रधानमंत्री गए तो थे, लेकिन उसके बाद में यह सुनिश्चित किया कि अगली बार ऐसा कभी न हो कि संघ प्रमुख नरेंद्र मोदी कैबिनेट के मंत्रियों को बुला करके एक एक की रिपोर्ट ले। 2019 के बाद में कई मुद्दे हैं, जिसमें एक सबसे अहम मुद्दा है राम मंदिर का मुद्दा। राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी और आरएसएस के बीच में बहुत ज्यादा अच्छे रिश्ते नहीं रहे। जिस तरीके से आरएसएस इस इवेंट को करना चाहता था, नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने उस तरह से नहीं किया। पूरी तरीके से प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द था, ये पॉलिटिकल इवेंट था। संघ इसे अलग तरीके से करना चाहता था। संघ जिन लोगों को बुलाना चाहता था, उन लोगों को बीजेपी ने नहीं बुलाया। जिन लोगों को बीजेपी ने बुलाया, उसमें से कई लोग ऐसे थे जिनका संघ विरोध करता था। संघ ये भी चाहता था कि जो अयोध्या और आसपास की राजपूत कम्युनिटी के बड़ी तादाद में लोग हैं, जिन्होंने जूते नहीं पहने हैं पिछले कई 100 सालों से, जिन्होंने पगड़ी न बांधने के संकल्प ले रखा है कि राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक हम पगड़ी नहीं बांधेंगे, उन लोगों को इस इवेंट में बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बुलाया। संघ इस बात का भी विरोध किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से मुख्य पुजारी की भूमिका में न नजर आए, लेकिन संघ की इस बात को भी नजरअंदाज किया गया था। तो राम मंदिर के मसले पर और राम मंदिर जो उद्घाटन हुआ उससे पहले भी चंपत राय पर अलग अलग तरीके के संघ ने आरोप लगाए और बाद में चित्रकूट में जब प्रतिनिधि सभा हुई थी तो उसमें चंपत राय को बुलाया गया था और काफी सख्त हिदायत आरएसएस की तरफ से दी गई थी। किसान आंदोलन के मसले पर भी जो कृषि बिल लाए गए थे, उसमें भी
आरएसएस सरकार के साथ में नहीं था, सरकार से सहमत नहीं था, और जो किसानों ने आंदोलन किया था उसमें जो आरएसएस का जो किसान संगठन है उसने भी आंदोलन को सपोर्ट किया था। एक नाराजगी आरएसएस की इस बात को लेकर के भी थी कि जैसे मुंबई में पूनम महाजन का टिकट काट दिया गया, ऐसे ही बीजेपी की कई कर्मठ कार्यकर्ताओं के टिकट काटे गए और जो दल बदलू लोग थे उनको टिकट दिए गए थे। इस बात का आरएसएस ने बहुत विरोध किया। आरएसएस के काडर में इस बात की नाराजगी रही और अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 10 लोकसभा सीटें ऐसी थी जिन पर आरएसएस ने वहां घोषित प्रत्याशियों का विरोध किया कि ये प्रत्याशी सही नहीं है। बेरोजगारी के मुद्दे पर पिछले 5 साल में आरएसएस और बीजेपी के बीच में दूरियां बढ़ी। अक्टूबर 2022 के अंदर दत्तात्रेय होसबोले ने इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया था और बहुत सख्त हिदायतें या फिर सरकार के खिलाफ सख्त भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा था कि 20 करोड़ लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास में सक्षम है, काबिल है, लेकिन उनके पास में रोजगार नहीं है, गरीब और अमीर के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, पूंजीपतियों के लिए सरकार काम करती हुई नजर आ रही है। इस तरह की सख्त भाषा, और ये वो तमाम छोटे 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 पहलू थे जिसकी वजह से बीजेपी और आरएसएस के बीच में दूरियां बढ़ती है। और नरेंद्र मोदी की जो वर्किंग स्टाइल है, जब कोई खिलाफ जाने लगता है तो और अग्रेसिवली वो अपने दम पर काम करते हैं, न कि उसके आगे सरेंडर करने की स्थिति में आते हैं। लोकसभा का जो चुनाव था पूरी तरीके से प्रधानमंत्री की पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द, प्रधानमंत्री के चेहरे के इर्द गिर्द केंद्रित था, जबकि आरएसएस 3 मुद्दों पर चुनाव चाहता था। पहला, प्रधानमंत्री के चेहरे की लोकप्रियता पर भी चाहता था, लेकिन साथ साथ वो राष्ट्रवाद को उतना ही फ्रंट लाइन पे रखना चाहता था। वो सांस्कृतिक इश्यूज को, जो कल्चरल इश्यू, जो एक तरह से कह सके कि हिंदुत्व का सांस्कृतिक मुद्दा, उनको भी बराबर रखा जाए। जबकि हुआ यह कि मोदी की गारंटी यही सबसे कोर इश्यू रहा बीजेपी, और उसी के उद्देश्य चुनाव लड़ा। तालमेल की बहुत ज्यादा कमी नजर आई। ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी के कई नेताओं ने कई जगह पर, कई एरिया जैसे थे जहां आरएसएस के लोगों से मदद ही नहीं ली। बीजेपी के लोगों का कहना है कि अक्सर आरएसएस प्रशिक्षण शिविर आयोजित करता है और इन शिविरों के बहाने बीजेपी के लोगों को बुला करके उसमें उनकी बात को सुना जाता है, दिक्कतें क्या है, कहां कहां चैलेंजेस है, और आरएसएस उन बातों को सुनकर के अपने कैडर के जरिए उसको कैसे रिकवर किया जा सकता है, अपने कैडर में कैसे मैसेज को पूरे सर्कुलेट करके उस जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनको सॉल्व कैसे किया जाए, ये करता है। लेकिन पिछले 1 साल से वो जो प्रशिक्षण शिविर है वो हो ही नहीं रहे हैं। वो मतलब प्रशिक्षण शिविर ऐसा नहीं कि सिर्फ चुनावों के समय होते हैं, पूरे टाइम समय समय पर होते रहते हैं, ताकि बीजेपी और आरएसएस के बीच में जो लोकल लेवल का कैडर है उसमें भी किसी तरह की तालमेल की कमी न रहे। तो ये वो 5-6 चीजें हैं जिसकी वजह से बीजेपी और आरएसएस के बीच में दूरियां हैं। आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों को लेकर इतिहास कैसा रहा है उसको लेकर के भी हमने बातें बताई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में 2029 या फिर कई राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, हरियाणा में होने हैं, महाराष्ट्र, ये 2 अहम राज्य हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, जिसमें इसी साल चुनाव होने हैं। लिहाजा आरएसएस और बीजेपी का तालमेल कैसा बैठ पाएगा ये तय करेगा। साथ में बीजेपी का जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, जाहिर सी बात है जेपी नड्डा के बयान ने ही सबसे पहले आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों के बीच में खुलकर इस तरह का जो झगड़ा शुरू करवाया था। अदरवाइज तो पर्दे के पीछे चल रही थी और निचले कैडर में इस तरह की नाराजगी नहीं थी। अब जेपी नड्डा को मंत्रिमंडल का हिस्सा बना दिया गया, सरकार में लिया गया है, लिहाजा संगठन नए हाथों में होगा। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा जो आरएसएस और बीजेपी के बीच में बेहतर रिश्तों का एक आधार बन सकता हो और आरएसएस को फिर से बीजेपी के साथ कंफर्ट जोन में ला सकता हो, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव बहुत हद तक ये तय कर देंगे कि आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते कितने सुधरे। इन तमाम बातों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पॉलिटिकल पंचायत पर राजनीति से जुड़े मुद्दों की इसी तरह के विश्लेषण के लिए और भी हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। नमस्कार।